अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अराई कौन हैं और कहाँ से आए हैं। इसके मुतल्लिक दो नज़रियात हैं। एक तबका कहता है कि अराई अरब हैं और दूसरा तबका कहता है कि ये पंजाबी हैं, और दोनों फरीक अपने अपने दलाइल पेश करते हैं। लेकिन असल हकीकत क्या है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अराई ज़ात के लोग पाकिस्तान और भारत में बकसरत पाए जाते हैं। आप में से भी बहुत से अराई कौम से ताल्लुक़ रखते होंगे। जहन में रहे, ज़ात सिर्फ हमारी पहचान के लिए होती है, इस पर फ़ख्र करना मुनासिब नहीं। हम पहले मुसलमान हैं, फिर पठान, अराई, बलोच, राजपूत, जट वगैरह हैं। अल्लाह के नज़दीक तुम में से बेहतरीन वो है जो मुत्तकी है। अब अपने मौजू की तरफ आते हैं। पहले हम बात करेंगे ऐसे नज़रिए के मुतालिक जो कहा जाता है कि अराई अरबी नस्ल हैं। अराई ज़ात के आबाओ अजदाद अरीहाई फ़लस्तीनी अरब थे, जो 712 में दरियाए उर्दन के किनारे आबाद शहर अरीहा से हिजरत करके आए थे। मोहम्मद बिन कासिम के साथ बरे सगीर में दाखिल होने वाली फ़ौज की तादाद 12,000 थी, जिसमें से 6,000 अरीहाई थे। मोहम्मद बिन कासिम तकरीबन 4 साल सिंध में रहे। इसी दौरान गवर्नर इराक हजाज बिन यूसुफ और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का यके बाद दीगरे इंतकाल हो गया। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने तख्त नशीनी के बाद हजाज बिन यूसुफ के ख़ानदान पर सख्त मज़ालिम ढाए। इसी दौरान इसने मोहम्मद बिन कासिम को भी हजाज बिन यूसुफ का भतीजा और दामाद होने की जुर्म में गिरफ्तार करके अरब वापस बुलाया, जहां वो 7 माह कैद में रहने के बाद इंतकाल कर गए। खलीफा की इन जालिमाना कार्रवाइयों की वजह से अरीहाई फौजियों ने अपने आबाई वतन वापस ना जाने और बर्रे सगीर में ही क़याम का फैसला कर लिया। खलीफा के अताब से बचने के लिए इन्होंने फ़ौज की मुलाजमत छोड़ दी और खेती बाड़ी को अपना ज़रिया मुआश बना लिया। कुछ अशरों बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वसती और मशरकी पंजाब की तरफ चले गए, और वक्त के साथ साथ इनकी अगली नस्लें पूरे बरसगीर में फैल गईं। मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर से आराई लफ्ज़ की तशरीह राजा दाहर की कैद में एक मुसलमान लड़की की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाला 12,000 अवाम का इस्लामी लश्कर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहले हिस्से का नाम मुकदमतुल जैश था, जो थोड़े से आदमियों पर मुश्तमिल था और लश्कर से 3-4 मील आगे रास्ता की रहनुमाई कर रहा था। बाकी दाएं तरफ का लश्कर मेमना और बाएं तरफ वाला मैसरा और दरमियाने वाले लश्कर का नाम कल्ब था। हर इस्लामी लश्कर के पास एक झंडा होता था, जिसको फ़ौज हर सूरत में बुलंद रखती थी, और जंग के इख्तिताम पर यह मफ्तूहा ज़मीन पर गाड़ दिया जाता था। इस झंडे का जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गज़वात खुद लड़े इनमें भी है, और सहाबा के राम ने इनको गिरने से बचाने के लिए शहादतें नोश फरमाई हैं। इस फतह के निशान वाले झंडे का नाम अर्राइया होता था। फतह के बाद इस शामी फौज के सिपाही को अर्राइया की निस्बत से अर्राई कहा जाने लगा। लफ्ज़ अर्राई अरबी में जब बोला जाता है तो सुनने में अराई होता है, क्योंकि अरबी में अलिफ के बाद लाम नहीं बोली जाती। अर्राई लफ्ज़ को इंग्लिश में आर्यन कहते हैं। इंग्लिश तारीखदानों ने जो ये लिखा है कि आर्यन ने यूरोप से आकर यहाँ हमला किया और आबाद हुए, बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ उस वक्त शाम में इस्लामी खिलाफत और दुनिया की सुपर पावर थी, और इस सल्तनत के इलाके यूरोप में भी फैले थे। उस वक्त जब ये लश्कर शाम के जिस इलाके से भेजा गया वो आज भी शामी इलाका यूरोप की हदूद में वाक़ है। खुलासा कलाम यह है कि अराई कौम बरे सगीर पाको हिंद में अरब से मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में ही आई थी, जो बाद में मुस्तकिल तौर पर यहाँ रहाइश पजीर हो गई।
ان میں زیادہ تر لوگ آج بھی کھیتی باڑی کے شعبے سے ہی منسلک ہیں۔ صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی آبادیوں کے ساتھ گل مل جانے کی وجہ سے عرب ارائی جہاں اپنی عربی زبان چھوڑ کر اجمی ہو گئے، وہاں انہوں نے بر صغیر کی مقامی زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر کی زبانوں میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے گئے۔ اب ہم اس نظریے سے متعلق بات کرتے ہیں کہ ارائی پنجابی ہیں اور عرب ہونے کا تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ یہ نظریہ رکھنے والے لوگ کہتے ہیں ارائی فخریہ طور پر خود کو سلیم الرائی کی نسل سے بتاتے ہیں۔ ارائی الرائی کی مناسبت سے خود کو ارائی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سلیم الرائی محمد بن قاسم کی فوج کا عظیم اور بہادر جنرل تھا اور تعلق شام کے شہر اریحہ سے تھا۔ تاریخ ارائی میں اس تصوراتی جد امجد کی شاندار پس منظر اور جنگ میں بہادرانہ کردار کا اس قدر تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس کے سامنے محمد بن قاسم کی شخصیت بھی ماند پڑ جاتی ہے، تاہم کتاب میں اس کا کوئی تاریخی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ عربوں کے سندھ فتح کرنے کے حوالے سے ایک احمد البرازری کی فتوح البلدان اور دوسری حامد بن علی کوفی کی تاریخ ہند و سندھ ہیں۔ مؤخر الذکر تاریخ پہلے فارسی میں فتح نامہ سندھ اور بعد ازاں سندھی میں چچ نامہ کے عنوان سے لکھی گئی تھیں۔ ان کتابوں میں بہت سی نمایاں لوگوں کا تذکرہ ہے، مگر سلیم الرائی نامی طلسماتی جنگجو کا نام کہیں نہیں ملتا۔ ان دو تواریخ کے علاوہ فتح سندھ پر لکھنے والے دوسرے مورخین نے بھی سلیم الرائی کا نام کہیں نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں ایسے شخص کا کبھی کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اریحہ شام کا شہر ہے۔ اریحہ تو کیا، شام کی بھی اتنی آبادی نہیں ہے جتنے ارائی اس وقت پنجاب اور سندھ میں ہیں۔ پاکستان میں ارائی کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ پنجاب کی بڑی بڑی برادریوں جاٹ، راجپوت، گجر، آوان، ان میں سے جاٹ کے بعد دوسری بڑی برادری ارائی ہے۔ محمد بن قاسم جب 712 میں سندھ میں راجہ داہر کے ساتھ جنگ لڑنے آیا تو پھر کیا وہ جنگ کے لیے صرف ارائی لے کر آیا تھا؟ محمد بن قاسم اگر سندھ میں راجہ داہر کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے صرف ارائی لے کر آیا تھا تو پھر وہ کتنے ارائی تھے جو 1300 سال میں بڑھ کر پاکستان کی دوسری بڑی برادری بن گئے؟ ارائی پاکستان آرمی میں بھی ہیں اور سول سروسز میں بھی ہیں، ارائی سروس سیکٹر میں بھی ہیں اور ٹریڈ بزنس میں بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ارائی ایگریکلچر سیکٹر میں ہیں۔ ارائی اگر 1300 سال پہلے محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ آئے تھے تو راجہ داہر کے ساتھ جنگ کرنے آئے تھے یا سندھ میں کاشتکاری کرنے آئے تھے؟ محمد بن قاسم اگر سندھ میں راجہ داہر کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے جو ارائی لے کر آیا تھا وہ جنگجو تھے تو پھر ارائی سب سے زیادہ سندھ میں ہونے تھے، نہ کہ پنجاب میں ہونے تھے، جہاں 712 سے لے کر 1024 تک 312 سال عربوں کی حکومت رہی۔ ارائی اگر 1300 سال پہلے محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ آئے تھے اور وہ جنگجو بھی تھے، اس لیے راجہ داہر کے ساتھ جنگ لڑ کر راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ پر قابو ہو گئے، تو پھر کیا سندھ پر ارائی کا بھی قبضہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ صرف عربی بیک گراؤنڈ سیدوں کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کردش بیک گراؤنڈ بلوچ تو سندھ پر 1783 میں قابض ہوئے۔ عربی بیک گراؤنڈ سید اور کردش بیک گراؤنڈ بلوچ بھی عراق اور شام سے آ کر سندھ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ ارائی اگر 1300 سال پہلے محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ آئے تھے تو پھر ارائی کے سماجی اور ثقافتی مراسم بھی عربی بیک گراؤنڈ سید اور کردش بیک گراؤنڈ بلوچ کے ساتھ زیادہ ہونے چاہیے تھے، نہ کہ پنجابی، جاٹ، راجپوت، گجر، آوان اور دوسری پنجابی برادریوں کے ساتھ زیادہ ہونے چاہیے تھے۔ کیا یہ سارے دلائل ثابت نہیں کرتے کہ ارائی عرب نہیں بلکہ پنجابی ہی ہیں؟ دراصل پنجاب پر محمود غزنوی کے 1022 میں پنجاب پر قبضے سے لے کر 1799 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پنجاب کا قبضہ واپس لینے تک ترک حملہ آوروں کو پنجاب میں آباد برادریوں کو آپس میں لڑا کر پنجاب پر حکومت کرنی تھی، جیسا کہ پنجاب کی بڑی بڑی برادریاں جاٹ، ارائی،
राजपूत, गुज्जर, अवान थीं। इसलिए अराई और अवान के बारे में ये मशहूर किया गया कि अराई और अवान पंजाबी नहीं बल्कि अरबी हैं, जबकि जाट, राजपूत, गुज्जर को आपस में उलझाया गया और अराई अवान के साथ भी लड़ाया गया। मुगल बादशाह बाबर की बाबा नानक के साथ जंग में सिखों की अक्सरियत के जाट और गुज्जर होने की वजह से पंजाब में मुगलों के साथ जाट और गुज्जर की महाज अराई शुरू हो गई थी, जबकि मुगल बादशाह अकबर की दुल्ला भट्टी के साथ जंग की वजह से मुगलों के साथ राजपूत की भी पंजाब में महाज अराई शुरू हो गई। मुगलों की जाट, गुज्जर और राजपूत के साथ महाज अराई की वजह से मुगलों ने अराई और अवान को पंजाब में अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया, जबकि अराई और अवान के अरब होने का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। अराई और अवान को मुगलों की तरफ से मुराद दी जाने लगी। 1756 में मुगलों के जवाल पजीरी के दौर में मुगलों की तरफ से जलंधर दोआबा के अराई हाकिम अदीना बेग खान के सिखों और मराठों के तावन के साथ पंजाब का गवर्नर बनने की वजह से मुगलों ने अराई के अरब होने पर किताबें भी लिखवा दी, ताकि अदीना बेग खान और सिखों की मफाहमत को कमज़ोर किया जा सके। मुगलों के दौर में मुगलों के पंजाबियों को तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी इख्तियार करने की वजह से ही पंजाब की बड़ी बड़ी पंजाबी बरादरियों जाट, गुज्जर, राजपूत, अराई, अवान की आपस की महाज अराई शुरू हुई, जो अब तक जारी है। सदियों से पंजाब की बड़ी बड़ी बरादरियों जाट, गुज्जर, राजपूत, अराई, अवान की आपस में महाज अराई से पंजाबी कौम को भी नुकसान हुआ और पंजाब को भी नुकसान हुआ। इस वक्त भी पंजाब पर कब्जे और बालादस्ती की ख्वाहिश रखने वालों का मफाद इसमें है कि पंजाब की बड़ी बड़ी बरादरियों की आपस में महाज अराई करवाई जाए। पंजाब पर कब्जे और बालादस्ती की ख्वाहिश रखने वाले सिर्फ जाट, गुज्जर, राजपूत, अराई, अवान की ही आपस में महाज अराई का हरबा इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पंजाबी कौम को मजहब के अलावा लहजों और इलाकों में भी तकसीम करने की हिकमत अमली अपनाते रहते हैं, जबकि पंजाबी कौम का मफाद इसमें है कि आपस की महाज आराई से बचा जाए और माजी के महाज आराई को ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों, दोनों नज़रिए आपके सामने रखे। आपको क्या लगता है कि अराई अरबी नस्ल हैं या पंजाबी? तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।